स्टेज बिल्कुल रेडी है। सेमेस्टर 4 की पहली क्लास है। मोनोपोली चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ। सब कुछ मैंने आपके सामने ले आया, पीडीएफ भी है और आपका ये वन नोट का प्लेटफॉर्म भी है। मोनोपोली स्टार्ट करेंगे। आपके सिलेबस का पहला चैप्टर ये यूनिट 1 है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब हम आपको पढ़ाएंगे, मतलब हाउ टू स्टडी बताएंगे तो सिलेबस सारा डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अभी मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। मोनोपोली है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जहाँ पे आपने सेमेस्टर 1 में, फर्स्ट सेमेस्टर में मार्केट में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लास में वेलकम कर लूँ। हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ प्रवीण कुमार झा, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज लिखिए क्लास नंबर 1। लिखिए जी पहले एक कंप्लीट, कम से कम 200-300 पेज का एक कंप्लीट थिक रजिस्टर रख लो। किसके लिए? माइक्रो के लिए। ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे आपको। अब आपको सेमेस्टर 3 का एग्जाम देने के बाद आपको समझाना नहीं पड़ेगा कि माइक्रो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सेमेस्टर 2 के बच्चों को समझाते तो समझ में नहीं आता उनको, बोलते सर अपने लिए बोल रहे हो, पढ़ाना चाहते इसलिए बोल रहे हो। ऐसी बात नहीं है। सेमेस्टर 3 का एग्जाम आपने दिया है ना, आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता था। आपने सोच के गया होगा कि थ्योरी आएगा, लेकिन आया क्या? टोटली न्यूमेरिकल्स। पता ही नहीं चला होगा कि आप मैथ्स का एग्जाम दे रहे हो कि कोई का एग्जाम दे रहे हो। ऐसा ही होता है। इसलिए इस बार तो और भी खतरनाक होने वाला है। जैसे जैसे ग्रेजुअली आप बढ़ते जाएंगे, आपका स्टैंडर्ड बिल्कुल पिक पे चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप दूध के जले हुए हैं तो छाछ भी फूक फूक कर पियेंगे। आप संभल गए हैं। सेमेस्टर 4 में आप बिल्कुल ध्यान देंगे। आइए जी, बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक मजेदार है। रिकॉर्डिंग मोड में हमारा 100% सिलेबस उपलब्ध है। लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास लिंक होगा या अपने फ्रेंड सर्कल में लिंक को शेयर कर दीजिए। मोनोपोली क्लास नंबर 1, राइट ऑन। आपको देखो सिलेबस में सब कुछ है, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ न्यूमेरिकल आता है। मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल भी पढ़ाऊंगा, बैलेंस करके, क्योंकि बिना थ्योरी का न्यूमेरिकल होगा नहीं। थ्योरी जब तक ढंग से नहीं जानोगे न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, लेकिन एग्जाम में अल्टीमेटली न्यूमेरिकल ही आता है। राइट सर। अभी मैं आपकी पहली क्लास जो है ना मोनोपोली का, न्यूमेरिकल से स्टार्ट करूंगा। मैं हर क्लास में क्या करता हूँ, न्यूमेरिकल से स्टार्ट करता हूँ। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आपने न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर दिया है, हमें कुछ आता नहीं है, तो न्यूमेरिकल हम कैसे करेंगे? करा देंगे आपको। वो न्यूमेरिकल मैंने स्टार्ट ही इसलिए करना है कि उस न्यूमेरिकल के हेल्प से ही मैं क्या करता हूँ, मोनोपोली को आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ, प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करता हूँ। जब वो न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा तो मोनोपोली आपके सामने इंट्रोड्यूस्ड प्रॉपर्ली हो चुका होगा। ठीक है जी। तो लिखिए क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 लिखिए। उससे पहले बता दूं आपको, जब आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आपको एक पीडीएफ मिलता है, थ्योरी का अलग से, न्यूमेरिकल का अलग से। अभी मेरे सामने न्यूमेरिकल का पीडीएफ है तो मैं न्यूमेरिकल दिखा रहा हूँ। 1 ये सारे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस भी है और उसके सॉल्यूशंस भी है, जो और मैं क्लास में भी करूँगा। सब कुछ सारे आपके सामने है और सारे क्लास में भी होंगे। कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। इतना स्केल बढ़ा के रखेंगे, क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ा के रखेंगे। कॉलेज टीचर वाले टीचर होते हैं, हम लोग कोच होते हैं, तो कोच को स्टैंडर्ड बढ़ा के रखना होता है। अगर हम बहुत बेसिक लेवल पढ़ाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, फिर आपको काम नहीं आएगा वो चीज़। ये सारे न्यूमेरिकल्स ये आपके लिए है। ठीक है। ऐसे हर चैप्टर्स में है, आप देख सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस भी हैं। सारे डिस्कशंस के साथ साथ आपको मिलते जाएंगे। क्लियर जी। क्वेश्चन 1 लिखिए पहले, सबसे पहला लिखिए क्या गिवन है आपको। गिवन आपको है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना गिवन है बताइए प्लीज। टोटल कॉस्ट गिवन है 50 + Q²। और आपको दिया हुआ डिमांड, इनवर्स डिमांड फंक्शन दे रखा है 40 - Q। लिखिए जी। शलिन, दिया, युक्ति एंड वन मोर गाय। वेयर इज ही? लिखिए इसको। प्राइस इक्वल टू 40 - Q दे रखा है। टोटल कॉस्ट 50 + Q² दे रखा है। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं आपको इसी सवाल में कि यहाँ 50 के बारे में आप क्या समझते हैं? 50 क्या है? माइक तो ऑन करना पड़ेगा आपको, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। माइक ऑन कीजिए, थोड़ा आवाज़ के साथ बोलना है। युक्ति बोल रही है, आप सबके पास गई है इसकी आवाज़? युक्ति को सब सुन पा रहे हो? शलिनंदिया
बताओ ये क्या है? सही बोल रही है, फिक्स कॉस्ट है। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको, अगर टी सी क्यू स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? टी सी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? क्वांटिटी। जैसे से क्वांटिटी चेंज होगा टोटल कॉस्ट क्या होगा? चेंज होगा। टोटल कॉस्ट के दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? फिक्स कॉस्ट प्लस कम ऑन वेरिएबल कॉस्ट, दो फैक्टर होते हैं। यहाँ फिक्स कॉस्ट मतलब ये क्वांटिटी के साथ जो कॉस्ट होगा, ये कौन सा कॉस्ट होगा? ये वेरिएबल कॉस्ट होगा। क्लियर सर? अगर मैं प्राइस के बारे में पूछूं कि प्राइस में ये जो क्यू दिख रहा है, ये इससे क्या पता चलता है? प्राइस किसका फंक्शन है? बोलो। प्राइस इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। अगर मैं सिर्फ ऐसा लिखता कि प्राइस इक्वल टू 40, तो क्या बोलता है फिर आप? प्राइस फिक्स है। क्या कभी किसी मार्केट में आपने देखा कि प्राइस फिक्स होता है? कम ऑन, बहुत बेसिक बात पूछ रहा हूं, बोलिए। क्या किसी मार्केट में प्राइस फिक्स होता है? सेमेस्टर थर्ड में आपने पढ़ा है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस इक्वल्स टू ए आर होता है, इक्वल्स टू एम आर होता है, और ये प्राइस फिक्स होता है। आप सिर्फ इशारे से ही बता सकते हैं कि आपने समझ गई बात को, या पढ़ा आपने सेमेस्टर थर्ड में? प्लीज कम ऑन टेल मी। राइट सर, पढ़ा है। शाली ने भी कह दिया, युक्ति ने भी कह दिया, पढ़ा है इसको? आवाज आ रही है दिया को? पढ़ा होगा आपने सेमेस्टर थर्ड में। ये फिक्स है प्राइस, देखो। लेकिन यहां पे प्राइस फिक्स नहीं, प्राइस क्वांटिटी का फंक्शन है। क्वांटिटी बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, क्वांटिटी घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा, वाइस वर्सा, क्योंकि यहां साइन कौन सी है? नेगेटिव साइन है। मान गए? इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको निकालना क्या है? टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम आउटपुट। एक सवाल कराते हैं ना, सवाल की हेल्प से सारा सिखा देंगे। फिर क्या फाइंड आउट करना है? प्राइस। फिर क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट को पाई से डिनोट करते हैं। फिर क्या? अब ये बताइए कि जब प्राइस यहाँ पे फिक्स नहीं है, प्राइस अगर क्वांटिटी का फंक्शन है, तो इसको बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। तो प्रॉफिट ऑफ द मोनोपोली फर्म। अगर प्राइस फिक्स होता, प्राइस क्वांटिटी का फंक्शन नहीं होता, तो प्राइस यहाँ पे क्या कहलाता? फिर ये कौन सी मार्केट कहलाता? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। इतने सारे चीज आपको निकालने हैं इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से। कैसे निकालेंगे सर? देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, पीसीएम की बात कर रहा हूं मैं। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस होते थे फिक्स, नोट बनाते जाओ साथ साथ, और वहां पे ये मार्जिनल कॉस्ट होते थे। मार्जिनल कॉस्ट, इसको फ्रॉम द बिलो, ये बहुत बेसिक बात है, 12th क्लास में पढ़ रखा होगा आपने। फ्रॉम द बिलो जहां कट करता था वही इक्विलिब्रियम पॉइंट था। ये P इक्वस टू होता था MR इक्वस टू AR। जहां प्राइस इक्वस टू MC था, इस पॉइंट पे वही इक्विलिब्रियम पॉइंट था। इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आया, ये इक्विलिब्रियम प्राइस आया। बताइए आपने इस बात को पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? कम ऑन जल्दी से, कम ऑन टेल मी। पढ़ रखा है? यस सर, पढ़ रखा है। लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ होता है जहाँ P इक्वस टू MC होता है, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करता है MC को फ्रॉम द, सॉरी, डिमांड कर्व को फ्रॉम द बिलो। यही इसका डिमांड कर्व भी है, फ्रॉम द बिलो। अगर ये यहाँ कट करेगा ना यहाँ पे, तो इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं बोलेंगे हम। जब बिलो से कट करेगा उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। 12th क्लास की बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसकी बात करेंगे मोनोपोली में, तो मोनोपोली का डिमांड कर्व यूं बनता है। पहले तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, इसको क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व, या इसको क्या बोलते हैं? AR कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व। आप अपने साथ साथ नोट पे ड्रॉ करते जाइए इस चीज को। मान गए जी बच्चे? कम ऑन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अलग से ड्रॉ होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व क्या करता है? इस क्वांटिटी एक्सेस को, इसको दो हिस्से मार देता है, इसको और इसको, ये इक्वल पार्ट में। और यहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां पे होगा जहां पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को कट करेगा फ्रॉम द बिलो। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। लेकिन इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए इसको
डिमांड कर्व के साथ कट करना पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। ड्रॉ कीजिए, फटाफट ड्रॉ कीजिए। यहाँ तो मुझे डिमांड कर्व यही मिल गया था ना, तो प्राइस निकालना आसान हो गया था। यहाँ डिमांड कर्व मेरा ऊपर है, यहाँ तो एम आर और प्राइस कर्व एक ही है, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अलग अलग है। क्यों अलग अलग है वो भी बातें होगी, सब बातें होंगी। कम ऑन गाइस, लिखे, लिख लिया? युक्ति, सलीन, दिया, एवरीबॉडी? राइट सर, लिख लिया। अब यहाँ पे क्या बात है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस तो मिल गया। अगर ये प्राइस एंड क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो एरिया होगा, आप अगर माइक ऑन करके बता पाए इसको मैं क्या कहूँगा, बताओ क्या बोलूँगा इसको? प्राइस इंटू क्वांटिटी के एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? फैंटास्टिक, मज़ेदार बात। दिस इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। ये कहलाएगा आपको टोटल रेवेन्यू। मैंने स्टार्ट करी बेसिक से। मेरी आदत क्या है कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ये मान कर पढ़ाता हूँ किसी को कुछ नहीं आता, तब जीरो है। मुझे पता है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में हैं, अच्छे स्कूल से पढ़ के आए, अच्छे मार्क्स लेके आए, आपको बहुत कुछ आता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे कोई नहीं दिखता, मुझे दिखता कि सबको जीरो आता है। बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, एक दो क्लासेस बाद लिफ्ट करते करते आपके सिलेबस पे पहुँच जाता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाता सब कुछ। बेसिक्स वाली बातें थोड़ा फास्ट कर देता हूँ और जो सिलेबस वाली बातें हैं उसको बहुत आराम से। जब मैं किसी चीज़ को बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ ना, समझ लो इसका मतलब एग्जाम में आने वाला है 100%। टोटल रेवेन्यू तो मिल गया, लेकिन टोटल रेवेन्यू मिलने के बाद अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो अगर आप माइक ऑन करके बताएं टोटल रेवेन्यू से मैं क्या माइनस मुझे प्रॉफिट आएगा? टोटल कॉस्ट। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट तो मेरे पास यहाँ है नहीं। टोटल कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एक एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व जहां पे भी इस लाइन को कट करेगा, यहां देखो, ये कहलाएगा आपका कॉस्ट। ये पॉइंट क्या होगा? कॉस्ट। ये सी हो गया, मान लो कॉस्ट पर यूनिट हो गए। अगर मैं इस नीचे वाली एरिया बोलूँ, ये क्या आ गया आपको बताओ? ये क्या आ गया आपका? कमन क्या आ गया? ये बोल सकते हो क्या आ गया? बोलो। टोटल कॉस्ट आ गया, क्योंकि कॉस्ट से मल्टी, ये यहाँ से यहाँ तक कॉस्ट है और ये क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट के लिए एवरेज कॉस्ट लेना पड़ा। एक बात और याद रखना कि डायग्राम बनाते वक्त कुछ ऐसी कोशिश करना कि एवरेज कॉस्ट कर्व जो है ना, ये इसको मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करे एट इट्स मिनिमम पे, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा स्कूल लेवल पे ही, अगर ये एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये एवरेज कॉस्ट कर्व है, तो ये कट करता है इस मिनिमम पे। अब इसके बारे में और भी बात बताएंगे आपको, आप जानते हैं फिर भी बताएंगे। जब ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एवरेज कॉस्ट को कट करता है तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम पे होता है। एवरेज कॉस्ट कहाँ पे होता है? मिनिमम पे। बताएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा पर यूनिट कॉस्ट कहाँ होगा? जहां पे इस क्वांटिटी लाइन को ये कट करेगा, देखो इसको, ये होगा, ये वाला, ये ब्लू से दिखाता हूं मैं आपको। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि बच्चे बताओ, ये वाला एरिया जो इसको मैं ब्लू ग्रीन कर रहा हूँ, ग्रीन, बताओ ये क्या चाहिए आपका? कमल जल्दी बताओ क्या है ये? कसम आपको, झूठ मत बोलो, सच बताओ जल्दी से, क्या है ये? प्रॉफिट। इसको टोटल प्रॉफिट बोल दो, इसको हम पाई भी बोल सकते हैं। प्रॉफिट आ गया। क्या मजेदार बात है। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए फटाफट, जल्दी से डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। आप देखो ऊपर में क्या हुआ, ग्राफिकली मैंने आपको क्या क्या निकालना सिखा दिया आपको? इक्विलिब्रियम आउटपुट भी निकालना सिखा दिया ग्राफिकली, प्राइस भी निकालना सिखा दिया, प्राइस नहीं है देखो, और आपको प्रॉफिट भी निकालना सिखा दिया। लेकिन मैंने कैसे सिखाया? ग्राफिकली। ग्राफिकली मैंने कौन सा अप्रोच लिया? मैंने अप्रोच कौन सा लिया बताओ? अप्रोच लिया मैंने टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। क्या सर इसको निकालने का दूसरा तरीका भी होता है? होता है, लेकिन यहां पे मैं चाहूंगा कि एक लाइन आप लिख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख लीजिए। स्लोप ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व is twice the slope of the AR curve या डिमांड कर्व। आपने यहां देखा, मैंने कहा ना इसको दो हिस्से में बांट दिया, ये ब्लू वाला हिस्सा है और ये रेड वाला हिस्सा है, इसको दो हिस्से में बांट दिया। एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू का आपने जहां कट किया डिमांड कर्व को, सॉरी क्वांटिटी एक्सेस को, दो हिस्से में बांट दिया। क्यों ऐसा होता है? बात होगी इसके बारे में, अभी जल्दीबाजी मुझे नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे हम अगली क्लास में। मैं चाहूँ तो शॉर्टकट में बता सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा डेविएट हो जाऊँगा, इसलिए मैं वक्त लूँगा, इसके बारे में बता दूँगा आपको।
अभी क्या करना मुझे, जब भी मुझे कोई सवाल मेरे पास आएगा तो उस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मेरे पास अगर आएगा, कोई भी क्वेश्चन मेरे पास अगर आ गया इसका, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले काम करेंगे हम टोटल रेवेन्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, प्राइस इनटू क्वांटिटीज। मानते हैं, कम ऑन, यस सर। टोटल रेवेन्यू को अगर मैं डिराइव कर दूं टी आर अपॉन डेल क्यू से कर दूं या डेल वाई से कर दूं जो आउटपुट से, तो ये आ जाएगा एम आर। राइट सर। टोटल कॉस्ट में दे रखा होगा, कॉस्ट इंटू क्यू दे रखा होगा। टोटल कॉस्ट को मैं डेल टी सी अपॉन डेल क्यू कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। और जब मुझे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा तो क्या कर देंगे, इसको इक्वेट कर देंगे। इसको इक्वेट करते मुझे क्या मिल जाएगा, कमान क्या मिल जाएगा, प्राइस मिल जाएगा। प्राइस को अगर मैं डिमांड में पुट कर दूं, डिमांड कब में, डिमांड इक्वेशन में, मुझे क्या मिल जाएगा, क्वांटिटी। मैं फिर से पूछना चाहता हूं, अगर आपके सवाल में आपको टोटल रेवेन्यू, प्राइस एंड क्वांटिटी दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो क्या मिलेगा, कमान जल्दी से, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव्स क्या देगा, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव्स मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट जहां पे इक्वल होगा क्या देगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। उससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी मिल रहा है देखो, और इक्विलिब्रियम प्राइस भी मिल रहा है। डिमांड कर पुट कर दोगे ना, एक को पुट करोगे दूसरा आ जाएगा, लाइक दैट। तो अगर आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना तो मैथमेटिकली भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। मान के बात को, कम ऑन, कर सकते नहीं कर सकते, जल्दी बोलिए। अगर मैं इसी सवाल की बात करूं, इसी सवाल की बात करूं, तो मुझे जवाब दीजिए कि आपके पास सवाल में टोटल कॉस्ट क्या दे रखा है, बताइए जल्दी से। एक टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट है 50 प्लस क्या है, 50 माइनस, नहीं 50 प्लस क्यू स्क्वायर। अगर टोटल कॉस्ट 50 प्लस क्यू स्क्वायर है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, डेल टी सी अपॉन डेल क्यू। बताओ क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या आ गया, 2Q। टोटल रेवेन्यू नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर सकते हैं। प्राइस पता है मुझे, प्राइस पता है, प्राइस इक्वल टू पता है, क्या पता है बताओ, कम ऑन जल्दी से। आप माइक ऑन करते तो इतना मज़ा आता है ना, बोलते क्यों नहीं क्लास में आप लोग यार, बोला करो, माइक ऑन रखा करो ना, माइक ऑन करो। ये 40 माइनस क्यू, ये 40 माइनस क्यू। अगर इस प्राइस में क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 40 माइनस क्यू इंटू क्यू। पहली बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जनरली नहीं होता ऐसा कि मैं न्यूमेरिकल से ही चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक न्यूमेरिकल है, बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। ये बढ़ते 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 चैप्टर को ना हैमर कर देगा पूरी तरह से। देखना ये क्या हो गया आपको, देखो 40Q माइनस क्यू स्क्वायर। अगर मैं डेल टी आर अपॉन डेल क्यू कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये बताओ कमान। ओ 40 माइनस 2Q। आगे ये क्या आ गया, एम आर। अब जहां पे एम आर इक्वस टू एम सी कर देंगे और इक्विलिब्रियम पॉइंट कर देंगे ना, राइट सर। तो एम आर क्या आपका 40 माइनस 2Q, एम सी क्या आपका 2Q। बताइए क्या आ गया आपको, कमान क्या आ गया, 4Q इक्वस टू 40, तो Q इक्वस टू आ गया 10, Q इक्वस टू 10 यूनिट आ गया। Q अगर 10 आ गया तो प्राइस इक्वस टू क्या है, 40 माइनस क्यू, दैट इज 40 माइनस 10, तो क्या आ गया 30। मान के बच्चे कमान हो, शैलेन, युक्ति, ऑडिट, राइट सर। ये क्या आ गया आपको, ये आ गया प्राइस आपको। अगर प्राइस भी मिल गया, क्वांटिटी भी मिल गया, तो क्या निकाल सकते हैं आप, प्राइस इंटू क्वांटिटी से क्या निकाल सकते हैं, टोटल रेवेन्यू। क्या हो गया 30 इंटू 10 क्या आ गया 300। और टोटल कॉस्ट क्या है 50 प्लस क्यू स्क्वायर है ना, देखो ना 50 प्लस क्यू स्क्वायर है, राइट सर। अगर मैं इसे कर दूं 50 प्लस क्यू कितना है 10 का स्क्वायर, तो 100 हो गया 150। माइनस कर दूं मेरे क्या आएगा, प्रॉफिट कितना आ गया 150। मैंने मैथमेटिकली भी, मैंने ग्राफिकली भी, मैंने हर तरीके से आपको निकालना सिखा दिया। मान गए, कम ऑन, राइट सर। अब टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू को अगर मैं ग्राफ पे दिखाऊं, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू को अगर मैं ग्राफ पे दिखाऊं, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू ऑन ग्राफ। आपने स्कूल लेवल में इस बातों को सीख रखा होगा, डेफिनेटली स्कूल लेवल में सीख रखा होगा।
बहुत ही बेसिक बात है, सिंपल तरीके से मैं ले लेता हूँ, सिंपल तरीके से। टोटल कॉस्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ मैं? यहाँ से पढ़ रखा होगा। टोटल रेवेन्यू कहाँ से स्टार्ट कर दूँ? बोलो कम ऑन, कहाँ से कर दूँ? जीरो से करूँगा। टोटल कॉस्ट मैंने स्टार्टिंग से क्यों ऊपर से क्यों किया है बताओ? सबको पता होगा, बताओ क्यों किया है? ये डिस्टेंस क्यों लिया? ये है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कंजम्पशन तुम चले गए, माइक्रो मैक्रो याद आ गया तुम्हें शायद, ऑटोनमस कंजम्पशन नहीं, फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट लाइन ना हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है ना। यहाँ से ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, यहाँ से सिंपलिस्टिक में लिया है, सिंपल लिया है। आप एग्जैक्टली लेने की कोशिश मत करना, सिंपल लिया मैंने। ये जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है ये फिक्स कॉस्ट, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे फिक्स कॉस्ट का, लेकिन मुझे ड्रॉ करना नहीं है। फिक्स कॉस्ट ऑल क्वांटिटी पे फिक्स रहता है, स्कूल लेवल की बात बता रहा हूँ ये मैं आपको। याद आ गया कि आगे बढ़ो? कमान, याद आ गया। टोटल रेवेन्यू मैंने यहाँ नीचे से क्यों लिया, जीरो से क्यों लिया? क्योंकि जीरो क्वांटिटी सेल करो तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? जीरो होगा। क्वांटिटी अगर जीरो सेल करो तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन अगर क्वांटिटी जीरो सेल करो तो भी टोटल कॉस्ट जीरो होगा क्या? कमान, नो सर। टोटल क्वांटिटी अगर जीरो भी कर दोगे तो टोटल कॉस्ट फिर भी जीरो नहीं होगा, फिक्स कॉस्ट तो होगा ही होगा। वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। क्वांटिटी जीरो तो फिक्स वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो फिर भी आई है ना, मानते हो? कमान, राइट सर। इसलिए फिक्स कॉस्ट लाइन ऑलवेज जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन टोटल रेवेन्यू जीरो से स्टार्ट होता है। अब जहां पे ये पैरेलल लाइंस यहाँ पे होंगे, इसके जो एक्सट्रीम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस होंगे, इसी पॉइंट पे क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। क्या होगा यहाँ पे? प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अगर मैं कहूँ प्रॉफिट कर भी दिखाना चाहूँ यहाँ पे, मैं ड्रॉ करता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। प्रॉफिट स्टार्टिंग में कहाँ से ड्रॉ होगा? प्रॉफिट 3 पॉइंट आ जाएगा प्रॉफिट के, कोई एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। प्रॉफिट स्टार्टिंग में लॉस से स्टार्ट होगा, फिर प्रॉफिट जीरो होगा, फिर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, फिर प्रॉफिट जीरो दोबारा क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ये कौन सा कर्व हो गया? प्रॉफिट कर्व। ये पाई है। ऐसा क्यों बता सकते हो क्यों होगा? जब तक आपने आपने जीरो क्वांटिटी सेल किया तो जितनी फिक्स कॉस्ट थी उतना आपका क्या हो गया? कमान, क्या हो गया? लॉस हो गया। बेटा जान बोलो ना, आपने अगर कोई भी क्वांटिटी सेल नहीं करी तो जितना फिक्स कॉस्ट था उतना क्या हो गया? आपको लॉस हो गया। लेकिन जैसे जैसे आपने क्वांटिटी सेल करना स्टार्ट किया, ग्रेजुअली क्वांटिटी बढ़ता चला गया, वैसे वैसे लॉस की रिकवरी होती चली गई। जब आपने इतनी क्वांटिटी बेच दी तो लॉस जीरो में कन्वर्ट कर गया। देखो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, आगे देखो क्या आगे? बीईपी पॉइंट। लेकिन जब इसके बाद आपका रेवेन्यू ऊपर चला गया, कॉस्ट नीचे रह गया, तो ये जो गैप आएगा आपका, ये क्या आएगा? प्रॉफिट होगा। और जब गैप मैक्सिमम होगा, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू का गैप मैक्सिमम है, इसका मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ आ गया। प्रॉफिट आपका मैक्सिमम पे पहुँच गया है। उसके बाद फिर जब गैप नैरो हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। फिर जब गैप यहाँ पे टच कर रहा है, प्रॉफिट जीरो हो रहा है। मान गए? कमान, यहाँ तो माइक ऑन करना पड़ेगा आपको। मान गए शालीन? शालीन, यस, समझ गए यहाँ तक? ये सब ग्राफ आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा, यस या नो? कम ऑन युक्ति, टेल मी। याद है कुछ? भूल गए? बोलो, याद है? भूल गए? याद है? शालीन को याद है? याद है सर? ठीक है सर, राइट सर। देखो कितनी अच्छी बात है, प्रॉफिट कब भी आ गया। लेकिन अगर मैं इसको आपको मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट के अप्रोच से दिखाना चाहूँ, ये तो मैंने किससे दिखाया? टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। मैं अगर मार्जिनल रेवेन्यू अब मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से दिखाना चाहूँ और मैं आपसे कहूँ कि मैंने दिखा दिया, तो मानोगे क्या बात आप? अगर मैं कहूँ कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच मैंने दिखा दिया, तो मानोगे? मानना पड़ेगा आपको, मानना चाहिए आपको। ये क्या चीज़ था? ये मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच ही था। ये क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। ये क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू। देखो है ना, कमॉन।
तो मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से तो मैंने पहले दिखा दिया आपको। मान गए? मान गए सर। यहाँ पे दो छोटी छोटी बातें समझाना चाहूँगा आपको मैं। क्या समझाना चाहूँगा कि जब भी कभी आप मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एक साथ ड्रॉ करो ना, देखो जब भी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एक साथ ड्रॉ करो, ये एवरेज कॉस्ट यू शेप का होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऐसे ड्रॉ करना, इसको याद रखना, बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द marginal cost curve cuts the average cost curve at its minimum पे कट करेगा। एकदम ये 12th क्लास की बात है, बस मैं टच करता हुआ जा रहा हूँ। मिनिमम पे कट करेगा। मुझे बता सकते हो, क्वेश्चन पूछता हूँ, माइक ऑन करना, मार्जिनल कॉस्ट में और एवरेज कॉस्ट में मोर इंपॉर्टेंट कौन है? मार्जिनल कॉस्ट में एवरेज कॉस्ट में मोर इंपॉर्टेंट कौन है? कम ऑन, मार्जिनल कॉस्ट में एवरेज कॉस्ट में मोर इंपॉर्टेंट कौन है? नहीं बोलोगे? कसम खा लिया क्या? बोलो। तुम बताओ शलीन, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट में कौन इंपॉर्टेंट है? मार्जिनल क्यों इंपॉर्टेंट है? माइक ऑन करके रखो अभी, बंद मत करना। क्यों इंपॉर्टेंट है? अरे मैं जानना चाहता हूँ ना कि तुम्हारे को कितना आता है। ओ, क्यों इंपॉर्टेंट है मार्जिनल? क्योंकि क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट ही एवरेज को डिसाइड करता है। मुझे बताओ, हर एक मैच में जो विराट कोहली रन बनाता है, वो हर एक मैच का रन क्या कहलाता है? उसका मार्जिनल स्कोर कहलाता है। और वो टोटल में ऐड होता है, फिर उसको नंबर ऑफ मैचेस से डिवाइड करता है, एवरेज आता है। तो बताओ पहले क्या करता है? पहले वो मार्जिनल स्कोर बनाता है, पहले एवरेज बनाता है? कम ऑन। मार्जिनल मार्जिनल हर एट मैं कह रहा हूं वो, तुम कुछ और डायरेक्शन जा रहे हो, मेरी बात सुनो। मार्जिनल मार्जिनल डिसाइड्स द एवरेज। मुझे बताओ एवरेज कैसे निकालते हैं? बताओ कैसे निकालते हैं? टोटल अपॉन और टोटल अपॉन द नंबर ऑफ टोटल्स निकालते हैं, बताओ जरा। हाँ, लेकिन सम ऑफ ऑल टोटल जो करते हैं, तो हर इंडिविजुअल मैच में जो स्कोर विराट कोहली ने बनाया होगा, हर इंडिविजुअल मैच का स्कोर क्या कहलाता है? मार्जिनल स्कोर। ये जो मार्जिनल होता है ना, वही एवरेज डिसाइड करता है। याद रखना, जब तक मार्जिनल नीचे जा रहा है, देखो जब तक मार्जिनल नीचे जा रहा है, जब तक मार्जिनल कम हो रहा है, एवरेज भी कम हो रहा है। जब तक मार्जिनल कम हो रहा है, एवरेज भी कम हो रहा है। विराट कोहली अगर हर मैच में 0-0-0-0 कम कम बनाता जाएगा, उसका एवरेज भी गिरता जाएगा। और जब मार्जिनल बढ़ना स्टार्ट किया, विराट कोहली का हर मैच का स्कोर बढ़ना स्टार्ट किया, एक समय आएगा जब मार्जिनल एवरेज इक्वल हो जाएगा। अब जब मार्जिनल ऊपर चला गया, उसका एवरेज भी देखो बढ़ना स्टार्ट हुआ। बताओ कौन किसको बढ़ाता है? मार्जिनल एवरेज को राइज कराता है कि एवरेज मार्जिनल राइज कराता है? कम ऑन टेल मी सर। मार्जिनल बढ़ता है तो एवरेज बढ़ता है। तो मार्जिनल अगर नीचे जाएगा तो एवरेज भी नीचे जाएगा, मार्जिनल ऊपर जाएगा तो एवरेज भी ऊपर जाएगा। और दोनों बराबर जब होगा तो क्या उस पॉइंट पे क्या होगा? उस पॉइंट पे एवरेज विल बी एट इट्स मिनिमम। ये बात मैं कॉलेज का नहीं समझा रहा हूँ, ये बात मैं 12th क्लास का समझा रहा हूँ। लेकिन मुझे पक्का पता है कि बच्चे हर बातें भूल जाते हैं। कि बच्चे तो कॉन्सेप्ट खाते हैं ना, पढ़ते हैं, एग्जाम में आस आते हैं, भूल जाते हैं, काम खत्म। मुझे पक्का पता है, मैं छोटी छोटी बातें भी क्लास में बच्चों से पूछता हूँ ना, बच्चों को आता होता है, लेकिन फिर भी वो दिमाग से निकल जाता है। तो मेरी आदत रही है शुरू से, मैं कितने साल से पढ़ा रहा हूँ, कि मैं बेसिक्स को भी टच करता हुआ पिक पे ले जाता हूँ क्लास को 100%। ये बात याद रखना, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करते हुए देखा है कई बार चैप्टर में, और वहाँ चैप्टर निकल जाता है, वहाँ चैप्टर बोलता नहीं है, क्योंकि चैप्टर को पता है ये चीज़ कि बच्चों ने पढ़े पढ़ रखा होगा। लेकिन मुझे नहीं पता बच्चों ने पढ़े पढ़ रखा होगा, मुझे पता है कि बच्चों ने पढ़ रखा होगा, बच्चे बस खा चुके हैं उसको, बुला चुके हैं उसको। एक छोटी सी बात देखिए, और आपने बचपन से ये पढ़ते आए कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऐसे होते हैं, एवरेज कॉस्ट कर्व भी ऐसा ही होता है ना? बताओ जरा। यू शेप के होते हैं। लेकिन जब आप जनरली देखोगे ना, कभी आप सवाल बनाते मुझे देखोगे, तो हम एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसे लेंगे और मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी ऐसे लेंगे। ऊपर वाला क्या लूँ? ऊपर वाला क्या लूँ? ऊपर क्या लूँ? एवरेज कॉस्ट। नीचे क्या लूँ? मार्जिनल कॉस्ट। मैं यू शेप का नहीं लेता, पता क्यों नहीं लेता? बता सकते हो? बहुत छोटी सी बात है, बहुत बेसिक बात है। यू शेप का क्यों नहीं लेता? क्योंकि यू शेप का दो पार्ट है, एक पार्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग का है और दूसरा पार्ट अपवर्ड का है।
आप कभी ऐसा कोई कॉस्ट के बारे में सोचते हो? ऐसी कोई कॉस्ट आप लोगे जब कॉस्ट राइज करता हो? कम ऑन, कौन सी कॉस्ट आप लोगे? कैसा कॉस्ट आप चाहते हो अपने बिजनेस के लिए? कम ऑन, राइजिंग कॉस्ट, ओ माय गॉड, ओ, तुम बिजनेस बर्बाद कर दोगे। दोबारा से बोलो, कैसा कॉस्ट चाहते हो? राइजिंग कॉस्ट या कि फॉलिंग कॉस्ट? आप क्या चाहते हैं? आपके बिजनेस की कॉस्ट हर यूनिट के साथ बढ़े या घटे? कम ऑन, ओ हो माय गॉड, फिर से वही बोल रहा है। आप क्या चाहते हो कि जैसे जैसे आपके यूनिट्स बढ़ते जाएं तो आपका पर यूनिट कॉस्ट बढ़ता जाए या घटता जाए? बोलो ना, दिमाग नहीं लग रहा है? फिर से बोलूं क्या? आपकी कोशिश ये रहेगी कि जैसे जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़े हमारा पर यूनिट कॉस्ट क्या हो? घटे। इकोनॉमी जब स्केल आपने पढ़ रखा होगा, लगाते इसलिए हम उस लेवल, हाँ, उस लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं जैसे हमारी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो? घटे। तो हमारे लिए ऑलवेज ये वाला पोर्शन फैंसी है, हमें ऑलवेज इसी पोर्शन बारे में हम सोचते हैं। ये पोर्शन तुम्हारे लिए चाहिए ही नहीं हमको। राइजिंग कॉस्ट के बारे में कौन बात करता है? इसलिए जब भी हम एवरेज कॉस्ट लेंगे तो हम एवरेज कॉस्ट ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग लेंगे, और मार्जिनल कॉस्ट भी क्या लेंगे? ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग लेंगे। लेकिन आपने मुझसे एक बात नहीं पूछा कि सर आप मार्जिनल कॉस्ट को, एवरेज कॉस्ट को नज़दीक क्यों ला रहे हो? ग्रेजुअली वो नज़दीक आएगा भी। यहाँ भी देखो नज़दीक आ रहा है, देखो देखो ना, यहाँ भी नज़दीक आ रहा है। एक समय आएगा जो दोनों कट कर जाएगा। वो कब कट करेगा मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे डाउनवर्ड स्लोपिंग लेना है। क्योंकि इस पॉइंट के बाद हम आगे जाएंगे नहीं, इस पॉइंट के बाद, इसके बाद जाएंगे तो ये दोनों राइजिंग हो जाएगा। मान गए? तो यहीं तक मुझे लेना है, ये पोर्शन लेना ही नहीं मुझे। जब मुझे यही पोर्शन लेना है तो ये क्या लेना है? फॉलिंग लेना है। अब आप कहोगे सर तो आप मुझे, आप ऐसे दिखा दो, टच करता दिखा दो, ऐसे दिखा दो। नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये टच कहाँ करेगा मुझे नहीं पता है। ये इकोनॉमी जब स्केल पे डिपेंड करता है, जितना बिजनेस बड़ा होता जाएगा, जितना स्केल होता जाएगा, उस पर डिपेंड करता है। और ये टच कहाँ करेगा? इन्फिनिटी पे करेगा। एग्जैक्टली मुझे कभी टच करता हुआ दिखाई नहीं देगा, इन्फिनिटी पे टच करेगा। क्लियर बच्चे? कम ऑन, क्लियर? तो मैंने आपके सामने बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक सी बातें रखी हैं आपके सामने, बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें रखी है। मैं चाहता हूँ छोटी सी बात को आप लिख लो कि अगर मार्जिनल कॉस्ट इज व्हाट? लेस देन, लिखो इस चीज़ को, इफ मार्जिनल कॉस्ट इज व्हाट? लेस देन एवरेज कॉस्ट, तो बताओ क्या होगा? एवरेज एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज? कम ऑन, इफ मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट क्या होगा? डिक्लाइंस। क्या देखो ना, मार्जिनल कॉस्ट इज व्हाट? लेस देन एवरेज कॉस्ट डिक्लाइंस। दूसरा लिखो, इफ मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट देन एवरेज कॉस्ट इज, कम ऑन सलीन बताओ, एवरेज कॉस्ट इज, एवरेज कॉस्ट इज, एवरेज कॉस्ट इज एट इट्स मिनिमम। वो बोलना चाहिए, आपने सही बोला, गलत नहीं बोला आपने, बोलना चाहिए एवरेज कॉस्ट इज एट इट्स व्हाट? एट इट्स मिनिमम। हाँ, एवरेज कॉस्ट इज एट इट्स मिनिमम। आप जो कहोगे दोनों इक्वल है, वो तो मैंने पहले लिख रखा है यहाँ, इक्वल है, देखो ना, आवाज आ रही है आपको? एवरेज कॉस्ट इज एट इट्स मिनिमम। एक बार फिर से मैं याद कराता हूँ आपको कि आपके क्लासेस में सिर्फ क्लासेस नहीं होती है, आपको इसके साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंगली क्या मिलेगा? आपको रीडिंग्स मिलेंगे। देख लो सारे रीडिंग्स, ये मैंने आपको आज न्यूमेरिकल्स के रीडिंग दिखाए हैं। अगली क्लास में मिलेंगे तो मैं, आप अभी निकालना भूल गया मैं, तो आपको थ्योरी का रीडिंग्स भी दिखाऊंगा। दोनों के फोल्डर्स अलग अलग हैं। देखो 15 पेजेस आपके न्यूमेरिकल्स के हैं, लगभग कम से कम नहीं तो 40-50 पेज आपके थ्योरी होंगे इसी चैप्टर के सिर्फ, उसके साथ साथ बीच में न्यूमेरिकल्स भी होंगे। कमान, ये भी आपको मिलेंगे। और साथ साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करने में हमारे 8 से 10 लेक्चर तो लग जाएंगे। कॉलेज वाले क्या करते हैं, वो टीचर होते हैं, उसको 2-3 क्लास में खत्म कर देते हैं, 4 क्लास हार्डली। लेकिन हम लोग टीचर नहीं होते, हम लोग कोच होते हैं। हमारी जवाबदेही क्या होती है? ज़्यादा होती है, हमें ज़्यादा बच्चों के साथ डील करना होता है। छोटी छोटी बातें, हम आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ाते हैं कि इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, और ये नहीं पढ़ाते हैं कि इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, हम ये पढ़ाते हैं कि बिटवीन द लाइन्स क्या लिखा हुआ है। आप कहोगे सर बिटवीन द लाइन्स तो कुछ लिखा ही नहीं होता है। लिखा होता है क्या? बताओ, कमान, युक्ति लिखा होता है क्या? बिटवीन द लाइन्स तो कुछ लिखा नहीं होता, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ लिखा होता है। जिनको बिटवीन द लाइन्स पढ़ने आता है ना, वही सक्सेसफुल आज के ज़माने में। जो ऊपर की लाइन है ऑब्वियस है, जो नीचे की लाइन है ऑब्वियस है, बिटवीन द लाइन्स अगर आप पढ़ लिए
तो समझ लो आप दुनिया जीत ली है। ये मैं आपको सिखाऊंगा बिटवीन द लाइन्स। मतलब क्या कहना चाहता सब्जेक्ट, वो बातें जो खुल के लिखी नहीं है लेकिन आप समझ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बिटवीन द लाइन्स। कम ऑन। ये बातें हो गई आपकी। एवरेज कॉस्ट एट इट्स मिनिमम। अगर मैं कहूँ कि मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, देन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, राइज करता है। तो यहाँ तक बात हो गई है। आप यहाँ तक की बात समझ चुके हैं। एक सवाल मैं आपको दे देता हूँ, उस सवाल आप करके रखेंगे कुछ सही। दे दो सवाल, लिखिए क्वेश्चन 2। क्वेश्चन लिखिए, करके रखेंगे क्वेश्चन खुद से आप। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। लिखिए सवाल को। क्यू इक्वस टू दे रखा है 2000 माइनस 20p। मैं सवाल लिख रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात के लिए आगाह करता हूँ, अगर आपने कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया ये चैप्टर ऐसा ही है, तो आप बहुत ऊंचाई से गिरने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टार्टिंग है, फाउंडेशन है। इसको हम वार्म अप क्लास बोलते हैं। इस क्लास जब भी आप कभी जिम ज्वाइन करते हो ना, देखना वहाँ क्या होता है। पहले कोच क्या करवाता है आपको बताओ, निखिल क्या सलीम क्या कराता है? एक्सरसाइज कराते हैं। धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ाता है। तो वही बात यहाँ पे भी हो रहा है। हम क्या करेंगे, आपको धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, एकदम से लेवल को राइज नहीं कर सकते। बात मानते हो आप? कमाओ जल्दी से। मुझे बढ़ाना चाहिए लेवल एकदम से, क्या नहीं बढ़ाना चाहिए? अगर आप चाहते हो कि मैं लेवल एकदम से बढ़ा दूं, तो हमारे लास्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास ऑलरेडी होंगे। अब वहाँ जाकर देखना, सीधे 5वीं 6वीं क्लास पढ़ लेना, 4थी क्लास 5वीं क्लास, फिर देखना पता चलेगा आपको कि वहाँ क्या लेवल है। देखना जाके वहाँ पे आप। आजकल कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ यूट्यूब पर उपलब्ध है। अब वहाँ देख सकते हैं लेवल को। मान गए क्यू कस टू क्या है 2000 माइनस वॉट 20p। और लिखो 20 क्यू इक्वस टू हो गया। कॉस्ट नहीं दिया क्या सवाल में? कॉस्ट लिखो सी इक्वस टू, सी इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। लिखो क्या 0.05 क्यू स्क्वायर, 0.05 क्यू स्क्वायर अब प्लस 10,000। आप बताइए दोनों बच्चों में से कोई बताओ, ये 10,000 क्या है यहाँ पे? फिक्स कॉस्ट है, राइट। दोनों चीज मिल गई आपको, क्वांटिटी दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है। अब आपको इससे क्या कहेगा, टी आर निकालो। ये क्या निकालो, आपको पाई निकालो, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालो। कितना आसान सवाल है, जानते हो क्या करोगे? पहले इसको इन्वर्स डिमांड फंक्शन में कन्वर्ट कर लो। 20p इक्वस टू 2000 माइनस क्यू। p इक्वस टू क्या हो जाएगा, p इक्वस टू 2000 बाई 20 क्या हो गया 100, 100 माइनस क्वांटिटी बाई 20 आ गया। अब टी आर निकालना है, टी आर के लिए क्या करोगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी, दैट इज 100 माइनस क्यू बाई 20 इंटू क्वांटिटी। सॉल्व कर लो इसको, 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाई 20। मान गए बच्चे, कमान कर लोगे ना? अब इस टी आर से क्या निकाल लोगे, टी आर से एम आर निकालोगे, एम सी से क्या निकालोगे, ये सी से क्या निकालोगे, ये टोटल कॉस्ट है, एम सी निकालोगे, एम सी एम आर क्या कर दोगे, इक्वेट, ये क्या निकल जाएगा क्वांटिटी, देन क्या निकल गया प्राइस। बात खत्म हो गई। कर लोगे, कमाओ जल्दी से। यस सर कर लोगे। अब मैं थोड़ा सा आपका टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। टॉपिक क्या चेंज कर रहा हूँ, मैं मोनोपोली की कुछ और खास खास बात आपके सामने करना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, अगर आपका फर्म मोनोपोली फर्म है, आपकी मार्केट में मोनोपोली है, तो क्या मार्केट को आप टोटली लूट लोगे? आप जो चाहोगे वही होगा, कम ऑन वही होगा, बोलो क्या होगा? रेगुलेशंस तो बाद की बात है, मान लो गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं करती है, गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं करती है, आप मोनोपोली हैं, आप क्या करोगे, जो चाहोगे मार्केट वही कर लोगे? नहीं कर सकते, पूछो क्यों? इसलिए नहीं कर सकते, देखो टॉपिक चेंज करता हूँ मैं, आप देखना यहाँ से। इसलिए नहीं कर पाओगे कि मोनोपोली फर्म क्या करती है, मोनोपोली फर्म decides any one of the following: price or
क्वांटिटी। मोनोपोली फर्म क्या करती है? प्राइस या क्वांटिटी में से कोई एक ही डिसाइड करती है। अगर आपकी बहुत मोनोपोली चलती है, आप प्राइस रख लो, 10,000 रख दो पर यूनिट, 20,000 रख दो पर यूनिट, हम नहीं खरीदते, हमारी मर्जी। क्यों जी? आप कुछ भी प्राइस रख दो तो हम खरीद लेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। नो। तो प्राइस एंड क्वांटिटी में से कोई एक ही चीज डिसाइड कर सकती है। हमारी जबरदस्ती हमारे गले नहीं पड़ सकती, मतलब डाल सकती है क्वांटिटी को। क्वांटिटी हम डिसाइड करेंगे। तो उसको भी कंपटीशन फेस करना पड़ता है, उसको प्राइस भी मॉडरेट रखना पड़ता है, इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना पड़ता है। कौन सा इक्विलिब्रियम प्राइस? जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मीट करता है। कहोगे सर ये पंगे की जरूरत क्या है, जब मोनोपोली फॉर्म है तो जो चाहे वो करे? ऐसा नहीं होता है। मोनोपोली फॉर्म को भी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिसाइड करना होता है, या इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड करना होता है। प्राइस डिसाइड होगा तो क्वांटिटी निकलेगा, क्वांटिटी डिसाइड होगा तो प्राइस। कोई अगर मोनोपोली फॉर्म ने प्राइस डिसाइड किया तो मार्केट क्या डिसाइड करेगी? मोनोपोली फॉर्म ने अगर प्राइस डिसाइड किया, मोनोपोली फॉर्म ने प्राइस डिसाइड किया तो कंज्यूमर क्या डिसाइड करेगा? कम ऑन जल्दी से बोलो ना। क्वांटिटी डिसाइड करेगा। और मोनोपोली फॉर्म ने क्वांटिटी डिसाइड किया तो कंज्यूमर क्या करेगा? प्राइस। दोनों नहीं कर सकता, इसलिए लूटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन एक चीज होता है, अगर कोई प्रोडक्ट की इनइलास्टिक डिमांड है, किसी प्रोडक्ट की क्या है? इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड से आप क्या मतलब समझते हैं? इनइलास्टिक डिमांड से मतलब ये होता है कि प्राइस बढ़ जाए कि घट जाए, जितनी क्वांटिटी मुझे परचेज करनी है मुझे तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, मेरे लिए मजबूरी है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ भी आ जाए, आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज करना है ना? कम ऑन बोलो ना। अगर आप चुप रहोगे तो मुझे भी चुप रहना अच्छा लगता है, मैं कई घंटे से पढ़ा ही रहा हूं। अगर आप के घर में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत तो है ही, इलेक्ट्रिसिटी बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। इलेक्ट्रिसिटी कैसा गुड्स है? इनइलास्टिक गुड्स है ना, नेसेसिटी है ना। जितने भी एसेंशियल गुड्स होते हैं, जितने भी एसेंशियल गुड्स होते हैं, जितने भी एसेंशियल गुड्स होते हैं, सारे गुड्स क्या होते हैं? उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। इनइलास्टिक होती है, आपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा, नहीं तो याद रखो। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने किसकी बात करी? इलेक्ट्रिसिटी की बात करी। मैं बात करता हूँ मेडिसिन की। आपके घर में अगर मेडिसिन की जरूरत है, प्राइस कुछ भी हो जाए तो आपको खरीदना पड़ेगा ना? कम ऑन, खरीदना पड़ेगा। तो जो इनइलास्टिक गुड्स होते हैं, जो एसेंशियल गुड्स होते हैं, इसमें अगर मोनोपोली हो जाए तो फिर तो कहर है। कहर समझ तो क्या होता है? पता नहीं क्या होता है कहर है, मोनोपोली फर्म। तब तो एट्रोसिटीज आपका पिक पे पहुंच गया है, आपके साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट रेगुलेशन करती है या रेगुलेट करती है। आप देखते हो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस को गवर्नमेंट नहीं बढ़ाने देती। रेलवे की मोनोपोली है, रेलवे एक ही कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, चलाती रेलवे। लेकिन रेलवे पे मोनोपोली तो है, उसके बावजूद भी टिकट क्या होता है? मॉडरेट रहता है। गवर्नमेंट उसको मैनेज करती है, क्योंकि रेलवे क्या है? गरीबों की सवारी है। अमीरों को भी है, गरीबों की भी है। पूरे दुनिया में, इंडिया में एक कंट्री से, एक जगह से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव करने के लिए रेलवे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। रेलवे बहुत कॉस्टली हो तो लोग कैसे सफ़र करेगा? रेलवे को क्या करना पड़ता है? मॉडरेट प्राइस रखना होता है गवर्नमेंट को, सब्सिडी भी देनी होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो इन इलास्टिक डिमांड में या इन एसेंशियल गुड्स में गवर्नमेंट मोनोपोली बर्दाश्त नहीं करती है। गवर्नमेंट वहाँ क्या करना चाहती है? उसको कंट्रोल करना चाहती है। याद रखना, ये सब बातें आने वाले टाइम में खूब जम के होने वाला है। अब एक बात और पूछना चाहता हूँ, मोनोपोली फर्म जो प्रॉफिट कमाती है वो कैसा प्रॉफिट कमाती है? वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वो नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, और वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कमा सकती है, और वो लॉस भी कर सकती है, और वो शट डाउन पॉइंट भी उसको मिल सकता है। शट डाउन पॉइंट आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ रखा आपने, पढ़ रखा? बताओ। देखो कैसे, अगर प्राइस मान लो मोर देन क्या है? एवरेज कॉस्ट। प्राइस इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। देखो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में जो कराया था ना, ये क्या था? ये एवरेज कॉस्ट था, ये प्राइस है। प्राइस इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, तो ग्रीन क्या मिला आपको? ग्रीन क्या है? ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मान गए? कम ऑन। ओह यस सर, ये हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये प्राइस इज मोर देन व्हाट?
average cost, then this is what supernormal profit. If price is equals to average cost, then normal profit. आप कहोगे सर प्राइस अगर इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है तो नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होगा, लॉस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एवरेज कॉस्ट में ना थोड़ा सा जो मतलब है ना प्रॉफिट मार्जिन का पार्ट होता है, कुछ कॉस्ट मानते हो पढ़ रखा होगा आपने। क्योंकि देखो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 फैक्टर होते हैं ना प्रोडक्शन के। तो लैंड का जो कॉस्ट होता है वो रेंट होता है, लेबर का वेज होता है, कैपिटल का इंटरेस्ट होता है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप की नॉर्मल प्रॉफिट होती है। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो कॉस्ट का हिस्सा है। कम ऑन, ओह क्यों नहीं बोलते? अगर प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर भी हो गया ना तब भी आप नॉर्मल प्रॉफिट तो कमाओगे ही कमाओगे। लेकिन तब क्या होगा, if प्राइस इज व्हाट लेस देन एवरेज कॉस्ट, तो क्या हो सकता है? तो आपको लॉस हो सकता है। तब क्या होगा, प्राइस लेस देन एवरेज कॉस्ट तो है बट प्राइस इज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट से लेस है लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से क्या है, मोर है। अभी दिखाऊंगा इस बात को आपको, ग्राफ करके दिखा दूंगा, चिंता मत करो। एवरेज कॉस्ट से तो प्राइस कम है लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है। आप बता सकते हो मुझे एवरेज कॉस्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मान गए? मान गए? हाँ। अगर मान लो कि ये सपोज करो एवरेज कॉस्ट मान लो 100 है और एवरेज फिक्स कॉस्ट मान लो 40 है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मान लो 60 है, और प्राइस जो है वो प्राइस मान लो कितना है, 80 है। तो प्राइस क्या दिख रहा है आपको, प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट बट प्राइस इज व्हाट, मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि प्राइस 80 है, एवरेज कॉस्ट 100 है तो लेस है, लेकिन प्राइस 80 है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 60 है तो मोर है। ऐसी सिचुएशन तो क्या हो रहा है, मतलब क्या हो सकता है इस केस में? इस केस में ये हो रहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपीज़ है, उसको बियर करने के बाद भी 80 में से 60 माइनस कर दो फिर भी 20 बचता है, और ये 20 रुपीज़ किसको रिकवर करने में लग रहा है, कम ऑन, फिक्स कॉस्ट को। 20 रुपीज़ किसको रिकवर करने में लग रहा है, फिक्स कॉस्ट को। क्योंकि अगर मेरा प्राइस 80 रुपीज़ है, सबसे पहले 80 रुपीज़ से मैंने क्या रिकवर किया, वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद मेरे पास कितना बचा, 20 मैंने कहाँ लगा दिया, फिक्स कॉस्ट में, तो कितना लॉस हुआ, 20। अब अगर बताओ अगर यहाँ मैं बिजनेस बंद करता तो क्या होता, अगर मैं बिजनेस बंद कर देता तो मेरा लॉस कितना होता, कम ऑन। अगर मैं बिजनेस बंद करता तो यहाँ मेरा लॉस 40 का होता। पता क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट का लॉस तो होता ही होता है, फिक्स कॉस्ट का भी रिकवर नहीं होता। तो यहाँ पे बिजनेस मेरे लिए चलाना फायदेमंद है कि बंद करना फायदेमंद है, बोलो? क्योंकि मैं बिजनेस को रन किया ना तो मेरा लॉस हुआ 20, अगर बिजनेस को रन नहीं करता तो लॉस कितना होता, 40। तो यहाँ बिजनेस को रन करना क्या है, फायदेमंद है, बिजनेस को रन करना फायदेमंद है। यहाँ क्या लिखेंगे, फर्म विल रन। लेकिन तब क्या होगा, जब प्राइस इज व्हाट लेस देन एवरेज कॉस्ट एंड बट प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उस केस में क्या होगा देख लीजिए। इसी सवाल में देख लीजिए, इसी क्वेश्चन में अगर मान लो प्राइस आपका कितना है, 60 है, प्राइस आपका 60 है, अगर ये 60 रुपये को आपने कहाँ लगा दिया, वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करने में, तो 60 में से 60 चला गया तो कितना बचा, 0। अब यहाँ पे लॉस क्या होगा आपका, नेट लॉस कितना होगा, नेट लॉस आपका 40 रुपीज़ का होगा। ये पॉइंट कहलाएगा शट डाउन पॉइंट। यहाँ बिजनेस आपको बंद कर देना चाहिए। पूछो क्यों, पूछो क्यों बंद करना चाहिए? अगर बिजनेस यहाँ चलाओगे ना तो आपका लॉस 40 से भी ज़्यादा हो जाएगा। आपका लॉस क्या होगा, 40 से भी ज़्यादा होगा। मैं लिख दूँ इस बात को, इफ ऑपरेशन कंटिन्यूज आफ्टर शट डाउन पॉइंट, देख लो इस बात को, देन टोटल लॉस विल बी मोर देन व्हाट, फिक्स कॉस्ट। लॉस आपका फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप ये बात अभी समझ नहीं पाए तो मैं ग्राफ से समझाऊँ आपको, क्या बताओ, समझा दूँ ग्राफ से?
बोलो। आप कहोगे तो भी समझाऊंगा, नहीं नहीं समझाऊंगा। देखो आ जाओ जी, ग्राफ समझाता हूँ। ग्राफ से समझाने के बाद दोबारा से इसको पढ़ लेना। ये मैंने क्या ड्रॉ किया, ए आर कर्व एंड डिमांड कर्व इसको बोलते हैं। ये मैंने क्या ड्रॉ किया, एम आर कर्व। ये मैंने क्या ड्रॉ किया, एम सी कर्व। ये पॉइंट क्या हुआ, इक्विलिब्रियम। मान गए क्या हुआ ये, इक्विलिब्रियम। अब अगर मैं ये क्या करूँ यहाँ पे, एवरेज कॉस्ट कब ड्रॉ कर दूँ यहाँ, तो ये क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट। ये क्या हो गया, प्राइस। ये वाला हिस्सा क्या हुआ, बोलो ना, कमान बोलो क्या हुआ ये, कौन सा प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मान गए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब बताओ, सब कुछ को मैं सेम रखता हूँ, बस एक काम करता हूँ यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ समझने के लिए बता रहा हूँ। देखो मैं इसको हटा दूँ, देखो यहाँ से एवरेज कॉस्ट को क्या करता हूँ, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, मान लो यहाँ कर देता हूँ। अब बताओ एवरेज कॉस्ट किसके बराबर है, प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज कॉस्ट। इस केस में आपका प्रॉफिट क्या हो गया, अब बोलो क्या हो गया। इस केस में ये हट गया ना, देखो ये हट गया, ये हट गया, सब ग्रीन हट गया। अब क्या प्रॉफिट हो गया आपका, ये नॉर्मल प्रॉफिट। मान गए। मैं क्यों ना इसके लिए दूसरा डायग्राम बना लूँ, ताकि बच्चों के पास रिकॉर्ड भी रहेगा कम से कम। चलो फिर से कर देता हूँ। ये आपका एवरेज कॉस्ट हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया कौन सा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एक डायग्राम और ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, इतनी कंजूसी किस बात की है। ये क्या हो गया, ए आर कर्व। ये क्या हो गया, एम आर कर्व। ये क्या हो गया, एम सी। इन लोग प्राइस, यहीं पे क्या ड्रॉ कर दो, एवरेज कॉस्ट का। बताओ क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि पी इक्वस टू यहाँ पे क्या है, पी इक्वस टू ए सी है। इस केस में क्या था, पी इज मोर देन ए सी। अरे बेटे जान समझ गए, कम ऑन बोलो ना। यस सर। एक और डायग्राम ले लो, चलो ड्रॉ करो। ये क्या है, ए आर कर्व, डिमांड कर्व, एम आर कर्व, ये एम सी कर्व, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट को ऊपर कर दो, यहाँ पे ऊपर कर दिया। देखो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा हो गया, एवरेज कॉस्ट यहाँ आ गया, प्राइस यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करें, बिजनेस चलाएं चलाएं, किस पर डिपेंड करता है, बताओ किस पर डिपेंड करता है। एवरेज कॉस्ट, सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहाँ है। मान लो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब भी ड्रॉ करना ना, आगे चल के इसको टच करने की कोशिश करना, नहीं दिखाएगा ये, याद रखना। इसको दूर मत कर देना बिल्कुल भी। एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पास पास आता है। अगर आपने ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर दिया ना, ऐसे एग्जामिनर समझ जाएगा ये बेवकूफ़ बच्चा है ये। ऐसे मत करना कभी भी, ऐसे करना। वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या आ गया, ये आ गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ क्या दिख रहा है, प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, बट प्राइस इज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मान गए, कम ऑन। अब यहाँ बिजनेस क्या करेगी, देखो यहाँ ढंग से समझने की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस देखो, इसको क्या बोलेंगे आप, एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस जो है। इससे नीचे बताता हूँ, ये है, मान लो ये लो, देख लो ये क्या चाहिए, ये लो क्या है, मैं ये लिखता हूँ, देखो लिख रहा हूँ येलो प्लस ब्लू, ये क्या है, बोलो ना क्या, ये एवरेज कॉस्ट है, मानते हो, कम ऑन। येलो प्लस ब्लू क्या है, एवरेज कॉस्ट है। और सिर्फ येलो क्या है, ओ निखिल क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। और सिर्फ ग्रीन क्या है, सॉरी ब्लू क्या है, सिर्फ ब्लू क्या है, ओ एवरेज कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, भूल गए आप लोग, तुरंत भूल जाए, कंफ्यूज करते हो। एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या हो गया फिर, एवरेज फिक्स कॉस्ट हुआ ना। एवरेज कॉस्ट को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
ये क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट को ब्रेक करोगे तो ब्लू मिला, क्या मिला, एवरेज फिक्स कॉस्ट, येलो क्या मिला, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों मिला क्या होगा, एवरेज कॉस्ट। अब मुझे एक बार बताओ, एक पार्ट को मैं बताना चाहता हूँ, ब्लू को मैं दो हिस्से में तोड़ना चाहता हूँ, देखो कौन सा हिस्सा, मैं रेड से दिखा रहा हूँ, रेड से देखो, ये वाला हिस्सा क्या दिख रहा है, रेड वाला हिस्सा डार्क हो जा रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है फिक्स कॉस्ट का वो हिस्सा है जो क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है। द पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट गेट्स व्हाट, रिकवर्ड। मेरी बात समझो, द पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट गेट्स रिकवर्ड। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से प्राइस आपका ज्यादा है, इसका मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट का कुछ हिस्सा तो रिकवर हो रहा है ना, बोलो ना प्लीज। तो यहाँ लॉस वाला सेगमेंट कौन सा है, लॉस सिर्फ आपका ये है, ये लॉस है। अगर यहाँ बिजनेस आप नहीं चलाते होते तो लॉस कितना होता, लॉस में फिर ये भी ऐड हो जाता, मानते हो, कम ऑन। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिजनेस चलाना आपके लिए फायदेमंद है, क्यों फायदेमंद है, इसीलिए नहीं कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसीलिए कि फिक्स कॉस्ट का कुछ हिस्सा क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है, मानते हो, कम ऑन। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिजनेस चलाना आपके लिए फायदेमंद है, इसलिए नहीं फायदेमंद है कि आप प्रॉफिट कमाओगे, इसलिए फायदेमंद है कि आप लॉस को मिनिमाइज करोगे। ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया ना, ये वैसा लॉस है जो रिकवर हो रहा है, और ये ऊपर मैंने ब्लैक लाइन से लिया है, ये लॉस आपका क्या है, ये लॉस आपका हो चुका है, ये लॉस आपका हो चुका है। अगर बिजनेस को बंद कर देते तो आपका लॉस ज़्यादा हो जाता। तो हम बिजनेस को तब तक चलाते रहेंगे जब तक हमारा क्या होगा, प्राइस हमारा वेरिएबल कॉस्ट से क्या होगा, कमन क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्राइस इज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो बिजनेस विल रन। लेकिन मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ से पूछता हूँ आपसे, पहले बताओ, मैं ये बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूंगा, बताओ कम ऑन। मैं इस पोर्शन क्या बोलता हूँ, देखो इस पोर्शन क्या बोल रहा हूँ, देखना पेन देखना, ये पोर्शन क्या है, ये ये हुआ तो पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट गेट्स रिकवर्ड। और मैं ये लिखना चाहूँ क्या है, ये क्या चीज़ है, द पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट डज नॉट गेट रिकवर्ड। रिकवर नहीं हुआ, तो मेरे लिए अच्छी बात है, फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी सम कॉस्ट होता है, डूब चुका है वो, तो जितना रिकवर हो जाए उतनी अच्छी बात है। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर देखना कितनी अच्छी बात है। मैं बता रहा हूँ ये बातें ना कॉलेज लेवल पे मैं पढ़ाता तो हूँ बच्चों को, लेकिन ये बहुत बेसिक बात है। कई सारे टीचर्स क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मान लो, आपको आता है ये सब चीज़, लेकिन मैं इसको वार्म अप क्लास बोलता हूँ, वार्म अप क्लास में पढ़ाता हूँ इन सब चीज़ों को। ये क्या मार्जिनल कॉस्ट है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एवरेज कॉस्ट लेता हूँ, यहीं पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, राइट सर। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रहा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ले लेता हूँ। अब आपने क्या देखा यहाँ पे, प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे बताइए, मैं इसको यहाँ तक ले जाता हूँ डॉटेड करके। अब फिर से मुझे बताइए आप, ये ग्रीन आपको क्या दिख रहा है, कम ऑन, ये ग्रीन क्या है, नहीं बोलोगे, ये ग्रीन आपका फिक्स कॉस्ट है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। आवाज़ आ रही है आपको, ये ब्लू क्या है, नेटवर्क चला गया क्या, ये क्या है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और दोनों मिला के क्या है, दोनों मिला के एवरेज कॉस्ट है। अब देखो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में आपका पी इक्वस टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपको लॉस कितना हो रहा है, ये पूरा एरिया आपको लॉस हो रहा है। इस केस में लॉस इक्वस टू क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट है, देखो लॉस टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर हो गया। एक डायग्राम मैं आपको समझाने के लिए और बनाता हूँ, यहीं पे आप हिल जाओगे, देखना लास्ट डायग्राम ये ए आर कर्व है, ये डी है, ये एम आर कर्व है, ये एम सी कर्व है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है,
ये क्वांटिटी है, यहाँ मैं क्या करता हूँ एवरेज कॉस्ट कर्व, यहाँ मैं क्या करता हूँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब क्या हो गया, अब मुझे बताइए आपका लॉस कितना हुआ, तो लॉस कितना हो गया आपका। अब आप पहले बताइए कि यहाँ पे ये ब्लू वाला पोर्शन क्या है, ये आपका फिक्स कॉस्ट। ये ग्रीन वाला पोर्शन क्या है, ये ग्रीन वाला पोर्शन क्या है, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट। बोलो ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। निखिल समझ आ रहा है, राइट सर। और ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, लॉस। तो लॉस कितना हो गया, लॉस कितना हो गया, फिक्स कॉस्ट तो यहीं तक था, ये वाला पोर्शन फिक्स कॉस्ट है। मैं इसको ग्रीन से कर देता हूँ, इसको मैं येलो से कर देता हूँ। इसको मैं येलो से कर देता हूँ। बताओ मेरे को, आप ग्रीन वाला पोर्शन क्या दिख रहा है आपको, फिक्स कॉस्ट। टोटल लॉस कितना है, टोटल लॉस इज मोर देन फिक्स कॉस्ट, नहीं है बताओ, आवाज आ रही है, टोटल लॉस इज मोर देन फिक्स कॉस्ट। यहाँ क्या देखा आपने कि जब आपका इस केस में क्या हुआ कि प्राइस इज व्हाट मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, प्राइस अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा हो गया तब आपने बिजनेस को कंटिन्यू किया तो लॉस क्या हो गया, टोटल लॉस इज मोर देन फिक्स कॉस्ट। तो ग्रीन यहाँ पे क्या फिक्स कॉस्ट है, येलो क्या हो गया, ग्रीन प्लस येलो टोटल कॉस्ट हो गया, टोटल लॉस हो गया सॉरी। तो टोटल लॉस इज व्हाट मोर देन फिक्स कॉस्ट। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये वाला लॉस पसंद है, ये वाला लॉस पसंद, बताओ क्या आप चाहते हो, आप कि लॉस फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए, कम ऑन। आप कभी नहीं चाहेंगे लॉस फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए, इसलिए क्या करना है, जब ये पॉइंट आ जाएगा ना, ये पॉइंट, इसी पॉइंट पे क्या करेंगे आप, इसी पॉइंट बोलेंगे शट डाउन पॉइंट। अब आपका बिजनेस बंद करने का टाइम आ गया है, इसके बाद बिजनेस को बिल्कुल भी ऑपरेशन में नहीं चलाएंगे। पता क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो डूब ही गया, जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो गुड्स बनाने की कॉस्ट है, वो भी डूब गया। मान लो आप रेस्टोरेंट चलाते हो, सपोज करो, जो वहाँ पे टेबल वेबल सब लगा हुआ है, जो वहाँ के खर्चे वर्चे लगे हुए हैं, वो तो गए, लेकिन जो प्लेट में आप खाना सर्व कर रहे हो ना, वो पैसा भी रिकवर नहीं हो रहा है, वो भी नुकसान हो रहा है। तो क्या अच्छा क्या होगा कि खाना सर्व ही ना करे, छोड़ दें उसको, बंद कर दें, जो लग रहा है सो लग रहा है, जो बच रहा है सो बच रहा है कम से कम। तो जहाँ पे आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट, सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्राइस के बराबर हो जाए, वहाँ पे शट डाउन पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि उससे आगे अगर ऑपरेशन करोगे तो आपका जो लॉस होगा ना, वो फिक्स कॉस्ट से भी ज़्यादा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप, मैं आपको समझा पाया यहाँ तक, क्या बोलते हैं आप लोग, कम ऑन, राइट सर। लेकिन यहाँ तक की बातें जो मैंने करी है, वो सब बातें आपको कितना फ़ायदा हुआ कितना नुकसान हुआ मैं नहीं जानता, नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, फ़ायदा ही हुआ। लेकिन यहाँ तक की बातें मैं जानता हूँ, किसी बच्चों ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा 12th क्लास में या फर्स्ट सेमेस्टर में, तो बहुत बातें उनको यहाँ तक की बातें आती होगी। सेमेस्टर 1 में तो शायद नहीं था मेरे ख्याल से। लेकिन इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो तो आपने पहले शायद कभी पढ़ा ना हो, या पढ़ा भी हो तो बहुत कम पढ़ा हो, यहाँ काफ़ी उसकी डिटेलिंग होने वाली है। उसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब। हेडिंग लिखिए, क्या बोलते हैं उसको, रूल ऑफ थंब। पहली बात तो इस मेथड की जरूरत क्या है, अभी तक हमने जो मार्जिनल कॉस्ट से मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के बराबर करके जो मैंने प्रॉफिट निकाला, या टोटल कॉस्ट से या टोटल रेवेन्यू से निकाला, ठीक, अच्छा किया। लेकिन आप जान लो प्रैक्टिकली इन द मार्केट इट इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल टू कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू एक्यूरेटली। ये पॉसिबल नहीं होता कि मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू क्या कर सकें आप, एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकें। तो अगर ये एक्यूरेट नहीं होगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। माइक ऑन आप लोगों का, कमान बोलो, माइक ऑन है। अगर ये एक्यूरेट नहीं होगा तो पॉसिबली आपका प्रॉफिट भी एक्यूरेट नहीं होगा। अगर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू में फ्लॉज रह गया, कमियां रह गई, तो प्रॉफिट में भी ड्रॉबैक रह जाएगा। इस ड्रॉबैक को मिनिमाइज करने के लिए हम सेकंड मेथड यूज करते हैं। इस मेथड से भी हम प्रॉफिट निकालेंगे। इस मेथड का नाम क्या है, रूल ऑफ थंब। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉफिट आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी। प्रॉफिट्स आर कैलकुलेटेड
बेस्ड ऑन, बोलो ना, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की हेल्प से निकालते हैं। यहाँ पे बहुत बेसिक सा फॉर्मूला बता दूँ आज मैं आपको, तो अगली क्लास मिलेंगे तो हम बहुत डिटेल बात करेंगे इस बारे में, लेकिन हल्का सा मैं समझाता हूँ आपको। आपने क्या पढ़ा रखा, ईडी इक्वस टू इलास्टिसिटी डिमांड, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाई पी बाई क्यू, पढ़ रखा है ना? या अगर कैलकुलस में कहो तो डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी बाई क्यू, राइट और रॉन्ग, पढ़ रखा है? राइट सर। आपने ये भी जान रखा होगा कि अगर मैं कहूँ इलास्टिसिटी कैसे कैसे होते, तो कहोगे इलास्टिसिटी क्या होता है, ईडी इक्वस टू 1 होता है व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वस टू 0। अभी लिख देता हूँ मैं आपको, लेकिन सब बताऊंगा आपको क्यों होता है। ईडी मोर देन 1 होता है व्हेन एमआर इज व्हाट, एमआर इज पॉजिटिव। ईडी लेस देन 1 होता है व्हेन एमआर इज व्हाट, नेगेटिव। लिख लो कहीं पे इस बात को। आप जानते हैं पी आर इक्वस टू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। लिखो जी बच्चा, अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा। पी आर इक्वस टू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। इसको मैं अगर डिराइव कर दूँ तो क्या निकलेगा मेरे को बताओ, डेल टी आर अपॉन डेल क्यू इक्वस टू एम आर होगा। यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्राइस बाहर इंटू डेल क्यू अपॉन डेल क्यू प्लस क्वांटिटी बाहर डेल पी अपॉन डेल क्यू। ये क्या हो गया, पी प्लस क्यू इंटू डेल पी बाई डेल क्यू। अभी सारे कैलकुलेशन स्टार्ट होंगे, याद रखो। मान गए बच्चे, कमान बोलो ना। आपने क्या देखा जब मैंने इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बताया था आपको, इलास्टिसिटी में क्या था, डेल क्यू बाई डेल पी था, और यहाँ क्या है, डेल पी बाई डेल क्यू है ना? मानते हो? अगर मैं ऐसा कर दूं, इलास्टिसिटी को इनवर्स कर लूँ, 1 बाई डी कर दूं, 1 बाई डी करने से क्या हो जाएगा, 1 बाई डी करने से ये भी इनवर्स हो जाएगा। ये होगा डेल पी बाई डेल क्यू इंटू कमान क्यू बाई पी। बोलो ना, ओह क्यों नहीं बोलते? यस सर। ऐसा कर दूं तो कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, 1 बाई ई डी मल्टीप्लाई पी बाई क्यू, तो क्या निकाल सकता हूँ, ये डेल पी है, डेल पी बाई डेल क्यू। इसी डेल पी बाई डेल पी को डेल पी बाई डेल क्यू को यहाँ पुट कर दूँ तो क्या होगा, एम आर इक्वस टू पी प्लस क्यू इंटू इंटू क्या लिखूँ, 1 बाय ई डी इंटू पी बाई क्यू, राइट? ये कोई कट जाएगा तो क्या होगा, पी कॉमन तो 1 प्लस 1 बाई ई डी। मानते हो? ओह कमान, देखो ना आपके सामने। थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करूँगा। बस मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको, अपनी स्टाइल मार रहा हूँ एक तरह समझ लो, दिखा रहा हूँ कि क्या क्या आने वाला है चैप्टर में। क्योंकि मैं अगर सिंपल सिंपल चीज पढ़ा के निकल गया बच्चे यही सब चीज़ कुछ था ही नहीं, अपने आप कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अभी चैप्टर देखना धीरे धीरे करके हॉट होगा। वार्म अप क्लास के बाद जब चैप्टर पिक पे पहुंचेगा ना, डेड वेट लॉस आ जाएगा, रेगुलेशंस आ जाएंगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, बहुत बातें आएगी अभी, बहुत कुछ। हमारे कॉस्ट क्या हो गया, प्राइस को हम ए आर भी कहते हैं। आपने देखा जहाँ भी मैंने डिमांड कर लिया ना, वहाँ हर जगह मैंने ए आर कर लिया, हर जगह। तो प्राइस को हम ए आर भी बोलते हैं, ए आर इंटू 1 प्लस 1 बाई ई डी। इस चीज़ को हम डिराइव, अब शॉर्टकट में मैंने आज ही करा दिया आपको, लेकिन लॉन्ग कट में थोड़ा डिटेलिंग में अगली क्लास में से बात करेंगे हम लोग, डेफिनेटली बात करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बात होगी। यहाँ पे इस बात से हम समझाएंगे आपको कि अब देखो यहाँ पे क्या है कि एम आर पे डिपेंड करता है हमारा ई डी। तभी मैंने यहाँ क्या लिखा था मैंने, ई डी इज इक्वस टू 1 व्हेन एम आर इक्वस टू 0। देखो यहाँ पुट करो, एम आर अगर 0 पुट कर दे तो क्या होगा, एम आर 0 पुट कर दे तो बता सकते हो क्या होगा, ई डी इक्वस टू क्या हो जाएगा, ई डी इक्वस टू 1, कैसे बताओ? इफ मैं एक एग्जांपल देख समझाता हूँ सबको। इफ एम आर इक्वस टू 0 हो गया तो क्या होगा, या तो ए आर 0 होगा या फिर क्या होगा 1/1 बाई ई डी 0 होगा। ये तो 0 होगा ही नहीं, ये 0 होगा तो ये क्या होगा, इसका मतलब 1 इक्वस टू 1 बाई ई डी माइनस ई डी। ई डी क्या हो गया, 1 हो गया। देखो जरा, माइनस साइन की बात अभी मत करो, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑलवेज माइनस में ही होता है, क्योंकि डिमांड का ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इलास्टिसिटी माइनस में होगा ही होगा। माइनस यहाँ पे डायरेक्शन शो करता है। जल्दीबाजी किस बात की है, जब मैं इस टॉपिक को अगली क्लास में फिर से शुरू करने वाला हूँ, कौन सा, रूल ऑफ थंब को, और ये सारा चीज़ बताने वाला हूँ। इतना ही नहीं, बहुत बातें होने वाली है इस अगली क्लास में, बहुत सारी बातें मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारी बातें होगी। इसको एक्सप्लेन करने के अलावा हम आपके पास जाएंगे, धीरे धीरे करके डेड वेट लॉस तक पहुँचेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ाएंगे,
ठीक है, डेट वेट लॉस पढ़ाएंगे, एंड मैनी मोर थिंग्स, बहुत बातें होंगी, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। तो अभी 2 मिनट रुकिएगा, क्लास के बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे क्लास के लिए सी ऑफ कर देता हूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, राइट, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली क्लास में मिलेंगे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।